अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, कोई गलती हो रहा है घर में करने के टाइम पे भी ज्यादा कैजुअली ले लेते स्टूडेंट, अच्छा ये गलती हो गया, तो उसको ऐसे नहीं देखने की आपसे ये गलती होगी कि वही गलती अगर एग्जाम हॉल में होगा तो वो नंबर लेके चला जाएगा और मे बी 1/3 मार्क्स के साथ और लेके चला जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में जो गलती हो रहा है घर में प्रैक्टिस करने के टाइम पे, नॉर्मली जब प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको मतलब प्रैक्टिस करने के टाइम पे स्पीड आ जाता है, तो उसको वहीं पे पॉज करके एकदम 5 मिनट टाइम लेके उसको देखना है कि कहाँ पे गलती हुआ। उसके लिए ये किया कि पहले 2 मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ, उसके बाद 1 मार्क के मैकेनिकल पोर्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, बट एप्टी हमेशा पहले ही करते रहता, एप्टी हमेशा पहले खत्म कर देता था, उसके बाद मैकेनिकल के 2 मार्क्स के क्वेश्चन, देन 1 मार्क के। पहले जब स्टार्ट किया था तब ज्यादा बैठने का आदत नहीं था, क्योंकि तो जॉब में रहा था, पढ़ाई का टच छूट गया था, तो पहले पहले तो डिफिकल्ट हो रहा था, पहले तो 2 घंटा बैठने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, फिर उसको किए पहले की जैसे जैसे 4-5 घंटे किए, उसको फिर थोड़ा थोड़ा जैसे 3-4 मंथ्स क्रॉस हुआ उसको थोड़ा बढ़ाया, 6 to 7 आवर्स किए, इसको कंटिन्यू रखा, मतलब कंसिस्टेंट रहा जो जितना भी टाइम दे रहा हूँ। और लास्ट के टाइम पे एग्जाम के 1 महीने पहले तब 8 to 10 आवर्स देना पड़ता था, तब देना ही पड़ेगा। Okay, first of all, congratulations, Shubhadeep, for such great marks and rank in GATE 2024. थैंक यू सर। Let us first start with your background. कहाँ से हो, कहाँ से engineering हुई? Okay, sir. So I am from Jalpaiguri, West Bengal, and I have done my BTech in Mechanical Engineering from Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, in 2021. So after that, मैंने 2 साल प्राइवेट में जॉब किया है, and since last year, like 2023 April, I am preparing for that. Okay, so जो job रही via college ही placement हुआ था Yes, वहाँ sir, पे? campus placement था। कैंपस प्लेसमेंट था। तो फिर क्या इशू फील हुआ कि जॉब छोड़ के प्रिपेयर करना पड़ा? क्यों ऐसा लगा कि साथ में मैनेज नहीं हो पाएगा? एक्चुअली सर प्राइवेट में जॉब का तो प्रेशर थोड़ा रहता ही है, उसमें मैनेज करना टाइम पॉसिबल नहीं था, और 2021 के बाद से भी गेट का पेपर का जो लेवल रहा है ना, वो मतलब फुल टाइम डेडिकेशन वो मांग रहा था। वो ऐसा नहीं कि मैं मतलब इजियर साइड में नहीं जा रहा है लास्ट 3-4 साल से पेपर्स, तो मतलब फुल कंसंट्रेशन चाहिए था उसके लिए। और क्योंकि 2 साल करेक्ट। जॉब हो गया, तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई से भी आउट ऑफ टच हो गया था, तो टाइम लग मतलब टाइम चाहिए था मुझे फिर से कैचअप करने के लिए, तो ये इसीलिए। तो ये पहला अटेम्प्ट था गेट का क्या फिर? नहीं, मेरे पहले अटेम्प्ट कॉलेज के 4th ईयर में था, और ये सेकेंड सेकेंड अच्छा, अटेम्प्ट था। तो कैसा रहा था वो अटेम्प्ट सर कॉलेज वाला? 4th ईयर का जो अटेम्प्ट था उसमें मेरा 56.74 मार्क्स आया था, और 4,400 रैंक बना था। अच्छा, तो उस टाइम भी प्रिपरेशन की थी ढंग से या ऐसे ही टाइम दे पे दिया था सर बस? एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुआ था कि कॉलेज में भी बहुत सारे एग्जाम्स प्रैक्टिकल्स, मतलब गेट की 1 हफ्ते पहले तक भी चल रहा था कॉलेज के फाइनल एग्जाम सेमिस्टर। और सर उस टाइम पे ये भी प्रॉब्लम हुआ था कि सिलेबस भी पूरा कवर नहीं हुआ था, तो ये भी हुँ। सिलेबस का कुछ पोर्शन रह गया था। और सर वो उस टाइम पे मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज पे भी फोकस नहीं किया था, तो सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रहा था फाइनल। हुँ। करेक्ट, करेक्ट। तो इस बार जैसे तुमने जॉब छोड़ के प्रिपेयर किया, तो प्रेशर था माइंड में कुछ कि हुआ सही से, नहीं हुआ तो ऐसा कुछ? सर जब स्टार्ट किया था तब तो प्रेशर थोड़ा रहा ही है, बट अलोंग द वे जब देखा कि मतलब ज़्यादा प्रेशर लेने से वो परफॉर्मेंस तो खराब ही होता है, वो अच्छा नहीं होता है, तो प्रेशर को जाने दिया, क्योंकि मैंने देखा था कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत साल मतलब ड्रॉप लेके करते हैं, तो कुछ अच्छे के लिए तो टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए ज़्यादा यस। प्रेशर नहीं लिया था। थोड़ा बहुत जो मतलब पीयर प्रेशर जो रहता है परफॉर्मेंस का, वही था, ज़्यादा प्रेशर नहीं। हुँ, हुँ। वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि आप देखिए जो भी डेडिकेटेडली मेहनत करेगा इस अटेम्प्ट में, नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में, नहीं तो इस एग्जाम में, या गेट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं पीएसयू रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं वंस यू हैव पुट इन द वर्क, कंप्लीटेड द सिलेबस, मास्टर्ड द न्यूमेरिकल्स, सॉल्व्ड क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, डेफिनेटली आपका कभी ना कभी किस्मत साथ देगी ही। और आपने क्योंकि मेहनत की हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेशर कम रखना है, प्रेशर
ऑब्वियसली नेगेटिवली अफेक्ट करता है आपकी जो सर, परफॉर्मेंस मतलब उतना ही प्रेशर लेना चाहिए जितना प्रेशर खुद को एक पॉजिटिव ड्राइविंग एनर्जी देता है डे टू डे काम यस करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल 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 उतना प्रेशर होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि सो रहे हैं कि प्रेशर ही नहीं है मैं तो चिल कर रहा हूँ एकदम, वो भी नहीं, बट हाँ जितना आपको ड्रिवन रखे प्रेशर उतना जरूर आपको रखना चाहिए। अपनी पूरी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की जर्नी रही, तुमने एक एक जो भी सब्जेक्ट्स कवर किए, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ टिप्स देना चाहोगे कि इस सब्जेक्ट में इस चीज का ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट में ये मिस्टेक अवॉइड करना? ओके सर, जैसे कि 3 मेजरली पोर्शंस में डिवाइडेड है, जैसे थर्मल, प्रोडक्शन एंड डिजाइन। तो हम्म जैसे सपोज सब्जेक्ट रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर, ये सब में कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होता है। थर्मोडायनेमिक्स में ऑलमोस्ट हर एक स्टेप्स में पीवी को इमर्टी लगाना होता है। और हीट ट्रांसफर में भी सर जैसे वो ये रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो हर एक में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व रहता है। तो उस पे थोड़ा सा मतलब वर्क करना चाहिए। और एग्जाम में भी जैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जो स्पीड रहता है, जरूरत पड़े वो स्पीड थोड़ा स्लो कर ले उस पोर्शन के कैलकुलेशन के टाइम पे, कि मेटिकुलसली देखिए हर एक स्टेप में वो करेक्ट न्यूमेरिकल्स वैल्यू ऑप्टेन हो रहा है कि नहीं। वो एक जरूरी पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर के पोर्शन, ये दोनों में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड डिजाइन के पोर्शन में बोलना चाहूंगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा, मतलब उसको मैंने 4-5 बार भी रिवाइज किया था, फिर भी लग रहा था कि कुछ मतलब हर एक बार कुछ नया नया सीख रहा हूँ। तो ये दोनों सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे स्पेशली बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट जब कोई पहली बार लर्न कर रहे हैं तो उसको ठीक है, एक बार में शायद पूरा पूरा का पूरा लग रहा है कि ग्रेस्प हो गया, बट वो नहीं हुआ है। उसको 2 बार 3 बार जब तक हर एक बार जब करेंगे तो कुछ नया नया मतलब एस्पेक्ट्स ओपन होगा, जो पहली बार में रियलाइजेशन नहीं हुआ था। इस पे काम करना चाहिए। और सर प्रोडक्शन में जैसे यूनिट्स का बहुत रहता है, तो प्रोडक्शन पे वैसे कॉन्सेप्ट इजी रहते हैं, थोड़ा सा यस थोड़ा सा कुछ डेटा याद रखने होते हैं कहीं कहीं पे, कुछ थ्योरी ज्यादा है, बट उस पे यूनिट का मेनली ये ध्यान देना चाहिए, और ज्यादा कुछ है नहीं। तो यही सर। इसमें जो रिवीजन वाला पॉइंट कहा कि वो बार बार नए हर बार रिवीजन करने से नई नई चीज माइंड में आ रही थी या पता चल रही थी, तो रिवीजन की क्या साइकिल थी, क्या स्ट्रेटेजी थी तुम्हारी? सर मेरा जैसे एक्चुअली जब 2023 के अप्रैल में स्टार्ट किया, तब उसके पहले मतलब कॉलेज के टाइम पे भी हुआ था पढ़ाई, बट क्योंकि 2 साल गैप चला गया था, तो मेरा कोई फिर से जीरो से स्टार्ट किया। तो पहला हम्म 6 मंथ तो ऑलमोस्ट वो लग गया फिर से करने में सिलेबस। उसके बाद मतलब रिविजन स्टार्ट किया, उस 6 महीने तक जो सिलेबस खत्म किया, और 6 मंथ के एंड में आते आते फिर से पहले वाले सब्जेक्ट्स स्टार्ट कर दिया रिविजन देना डेडिकेटेडली। पहला रिविजन थोड़ा हम्म मतलब डिटेल में ही किया था। हम्म फिर जैसे जैसे सेकेंड रिविजन हुआ, थर्ड रिविजन, उसमें थोड़ा सा और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, तो उसमें टाइम भी कम लगा। एक बार रिविजन होते ही हम्म थोड़ा सा ग्रिप में आ जाता है जैसे। यस राइट। इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब से करनी शुरू की, क्योंकि अप्रैल से यू स्टार्टेड राइट, अप्रैल 2023 से, तो ऑब्वियसली आउट ऑफ टच थे, रिवीजन भी चालू था, कुछ कुछ चीजें नई भी सीखने को मिल रही होंगी, न्यूमेरिकल्स भी चल रहे थे, तो कैसे ये तीनों को मैनेज कैसे किया, कैसे डिवाइड किया कि किस मंथ तक मैं ये करूंगा उसके बाद क्वेश्चन करूंगा या पैरेलल करूंगा, क्या स्ट्रेटेजी लेके चले? सर मेरा जैसा था कि रिविजन तो कुछ महीने बाद ही स्टार्ट हुआ, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो नॉर्मल स्टडीज होते हैं वो दोनों को पैरेलली किया। जैसे सपोज 2 घंटे पढ़ाई कर लिया या 3 घंटे पढ़ाई कर लिया, अब 3 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा और मतलब उसमें पढ़ने का मन नहीं करता, थोड़ा क्वेश्चंस कर लिया, 1 घंटा 1.5 घंटा क्वेश्चंस कर लिया उसी सब्जेक्ट का जो पढ़ा है। उसके बाद फिर और 2 घंटे पढ़ लिया, फिर थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ताकि वो बोरिंग ना अच्छा तो लगे कोई कंटिन्यू। बोरिंग ना लगे, राइट राइट, इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इंटरेस्टिंग तो है, बोरिंग नहीं होगी, यस राइट? Even if you are able to solve, you will feel good. Even if you are not able to solve, you will feel slight pressure. So in either case, it is not going to be boring कि मैं बोर हो रहा हूँ क्वेश्चन करके, ऐसा नहीं होगा। So definitely आपको एक इमोशन, एक फीलिंग आएगा कुछ ना कुछ, पॉजिटिव या नेगेटिव क्वेश्चंस यस करके,
तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि जब आप बोर हो रहे हैं, थोड़ा लग रहा है बहुत सिलेबस कवर कर रहा हूँ, बीच में कहीं से आपने थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, थोड़ा-सा आपको एक इंटरेस्ट उसमें बना रहेगा, समझ में आएगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्वेश्चन में ये तो कैसे आ थोड़ा रहा है, एप्लीकेशंस तो भी और क्लियर होगा ज़्यादा सर, और वो मोनोटोनस नहीं लगेगा एक साथ। यस, यस, एब्सोल्युटली। तो ये फ़ायदा है एक, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। बहुत से स्टूडेंट्स डिले करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कि पहले मैं सिलेबस खत्म कर लूँ, उसके बाद ही करूँगा। तो ऐसा नहीं है, आप पैरेलल एक्चुअली कीजिए। हाँ, आपका प्लान उसमें उतना टाइम बोलो, नहीं बोलो। बचेगा फिर सिलेबस खत्म करते-करते, और गेट के लिए मतलब एक-एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल में इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक भी क्वेश्चन मतलब जो अगर कर सकते थे और एग्जाम हॉल में नहीं हुआ, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा हुँ, मैटर कर जाता है, क्योंकि 65 ही क्वेश्चन्स है। जैसे दूसरे एग्जाम्स में, पीएसयू एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स होते हैं, तो उसमें कुछ जो हुँ, अनकंफर्टेबल पोर्शंस है उसको स्किप करके वो पोर्शन हम कर सकते हैं कि जहाँ पे हमको ईज़ी लगे या कैलकुलेशंस ईज़ी हो, बट ये गेट में ये नहीं कर सकते। गेट में हर एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता बिल्कुल, एकदम करेक्ट बात है और 2 मार्क्स के भी है। क्वेश्चन यस होते सर। हैं, दूसरे एग्ज़ाम्स में जनरली 1 ही मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन हाँ, होते हैं, हाँ। इसमें 2 हाँ, मार्क्स के हाँ। भी क्वेश्चन्स हैं। कोई प्री नहीं है, कोई मेंस नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, एक ही यस, एग्ज़ाम है, उसी से डिसाइड होना है। तो बहुत ज़्यादा यस इम्पोर्टेंस सर। बढ़ जाती है एक हर और एक वो क्वेश्चन नेगेटिव की। मार्किंग के कारण और होता है, क्योंकि वो 0.33 पॉइंट डिसेबल मार्क्स पे भी यस, मतलब एक-एक रेंज के बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एक ही जब मार्क्स पे आ जाता है, तो रैंक उस पे एब्सोल्युटली। डिफर करता है। आपकी रैंक में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, एक-एक यस, मतलब डेसिमल प्लेस डेसिमल का भी प्लेस का भी बहुत सर। इफ़ेक्ट पड़ता है। एक रेंज होता है जहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स का मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर रेंज में ही होता है। उस रेंज में जब आते हैं तब एक-एक मार्क्स पे या 0.44 मार्क्स, 0.4, 0.5 में बहुत ज़्यादा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें जो टेस्ट दिए उसमें क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी 3 आवर्स की कि एग्ज़ाम में ऐसे अटेम्प्ट करूँगा, पहले एप्टी करूँगा या पहले 1 मार्क करूँगा? क्या कुछ बनाया था प्लान? तब एक्चुअल टेस्ट के पहले जब टेस्ट सीरीज़ भी दे रहा था, तब भी मेरा पहले-पहले ये था कि एकदम शुरू के टाइम पे कि जैसे-जैसे क्वेश्चन्स आएगा वैसे अटेम्प्ट करते जाऊँगा। बट उस पे देखा कि कुछ जो लास्ट में अगर कुछ क्वेश्चन्स हो रहा है, तो मेबी 1-2 क्वेश्चन्स थोड़ा-सा कम टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और वो कभी-कभी छूट भी जाते थे टेस्ट सीरीज़ में। हुँ, 2 मार्क्स के हुँ, क्वेश्चन जो लगता है कि मतलब वो हो जाते थे, और फाइनली जब सॉल्यूशन देखता था तब वो हो जाते थे। उसके लिए ये किया कि हुँ। पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर लेता हूँ। उसके बाद 1 मार्क के मैकेनिकल पोर्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, बट एफटी हमेशा पहले ही कर देता था। एफटी हमेशा पहले खत्म कर देता था, उसके बाद मैकेनिकल के 2 मार्क्स के क्वेश्चन, देन 1 मार्क के क्वेश्चन। क्या रीज़न था एप्टी पहले करने का? एफटी पहले करने का कि कई बार ऐसा होता था कि एफटी ईज़ी आता था, एफटी में टाइम ज़्यादा नहीं लगता था, तो और वो ईज़ी हुँ, नंबर उठ जाता था, बट एक्चुअल 2024 गेट के केस में ऐसा नहीं था। एफटी भी इस बार टफ आए। तो थोड़े एम्बिग्यूअस भी थे ये क्वेश्चन थोड़े यस से। सर, यस। हाँ, उसमें भी ज़्यादा क्योंकि साल में एक बार ही एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ज़्यादा पैनिक का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब जितना हो रहा था वो उतना किया उस टाइम पे, उसके बाद मैकेनिकल के 2 मार्क्स पे के क्वेश्चन पे आया, क्योंकि 2 मार्क्स वो 2-2 नंबर देते हैं एक-एक क्वेश्चन करने में। और यस, स्पेसिफिकली एनआईटीएस भी ज़्यादा था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। राइट। तो हुँ, वो तो करेक्ट। उसके लिए मैंने किया था। 2 मार्क्स क्वेश्चन पहले, देन 1 मार्क क्वेश्चन। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो एफर्ट है वो 2 टाइम्स नहीं लगता है, बट रिटर्न जो है वो डेफिनिटली 2 टाइम्स मिलता है, 2 यस मार्क्स सर, मिलते हैं सही यस। करने पे। और ऐसा भी नहीं है कि 2 मार्क्स मुश्किल होगा, 1 मार्क ईज़ी होगा, 1 मार्क में भी बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स बन सकते हैं, 2 मार्क्स में भी ईज़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो माइंड में आप अपना फ़ायदा देखिए, मैक्सिमम टॉपर्स का मैंने देखा इस बार उन्होंने 2 मार्क्स वाली पॉइंट बोला है, तो 2 मार्क्स को प्रेफ़र यस, किया है एज़ कम्पेयर टू 1 यस मार्क। सर, तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी जो बाकी लोग भी इम्प्लीमेंट यस सर। कर क्योंकि सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसे थे कि जो ईज़ी थे, जो टाइम विदिन 3 मिनट्स के कम में भी किया जा सकता है। वो एक अच्छा पॉइंट है, और 1 मार्क के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि एमसीक्यूज़ में वो ऑप्शंस भी ऐसे फ्रेम करते हैं कि अगर बाय चांस कोई मिस्टेक हो जाता है, तो वो भी ऑप्शन में दिख जाएगा। तो वो करेक्ट, एमसीक्यू का एक राइट। नेगेटिव पॉइंट भी है, और नेगेटिव मार्किंग तो है ही 1 बाय हुँ, 1 बाय 3 का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार स्पेशली जब 1 मार्क के सारे ऑलमोस्ट एमसीक्यू आ गए और 2 मार्क्स 90% एनईटी थे, तो 1 मार्क और डेंजरस हो जाता है इसमें बिकॉज़ मार्क्स सही करने पे तो कम मिलेगा बट गलत करने पे नेगेटिव मिल यस। जाएगा। तो ये सब चीज़ भी है व्हिच मेड दिस स्ट्रैटेजी इवन मोर इफेक्टिव फॉर गेट 2024।
जो तुम्हारा डे होता था उसमें अप्रोक्सीमेटली कितने आवर्स तुम दे रहे थे अभी फुल टाइम प्रिपरेशन में गेट को? अभी से देखिए, पहले जब स्टार्ट किया था तब ज़्यादा बैठने का आदत नहीं था, क्योंकि तो जॉब में रहा था, तो पढ़ाई का टच छूट गया था, हम्म तो पहले हम्म पहले तो डिफिकल्ट हो रहा था। पहले तो 2 घंटा बैठने हम्म में भी प्रॉब्लम हो रहा था। फिर उसको हम्म किए, फिर पहले की जैसे जैसे 4-5 घंटे किए, उसको फिर थोड़ा थोड़ा, जैसे ही 3-4 मंथ्स क्रॉस हुआ उसको थोड़ा बढ़ाए, 6 to 7 आवर्स किए। और इसको कंटिन्यू रखा, मतलब कंसिस्टेंट रहा, जो जितना भी टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि मैं, अगर कम हम्म, टाइम कीजिए बट कंसिस्टेंटली करे तो उसका रिजल्ट भी निकल जाएगा। और लास्ट के टाइम पे बिल्कुल। एग्जाम के 1 महीने पहले, तब तब 8 to 10 आवर्स देना पड़ता है सर, तब देना ही पड़ेगा। हाँ, तब तो कोई तब चॉइस देना नहीं ही है आपके पड़ेगा, पास, तब क्योंकि तो आप आपको पीक परफॉर्मेंस क्योंकि देनी है। उस टाइम पे अगर नहीं दिए, उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आया, तो फिर 1 साल का और जो टाइम, उस टाइम पे और ज्यादा अफसोस रहेगा कि अगर उस टाइम पे दे देता तो ये। बिल्कुल बिल्कुल, रिग्रेट कोई नहीं रहेगा माइंड में। मतलब उस टाइम पे बिल्कुल। जितना भी अवेलेबल टाइम हो, 8 to 10 आवर्स, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जितना भी अवेलेबल टाइम हो उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एक ही महीना है। हम्म क्योंकि एग्जाम के बाद में तो बात तो पढ़ के कोई फायदा नहीं, एग्जाम के पहले ही पढ़ना बिल्कुल। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उनसे कुछ लर्निंग मिल रही थी, या कोई लेक्चर देखा ऐसा जिसमें सॉल्व एग्जाम्पल में बहुत कुछ अच्छा लगा, समझ में आया कि ये अच्छा एक पॉइंट है विच कैन बी यूज्ड इन आवर न्यूमेरिकल सॉल्विंग, तो कैसे इंश्योर कर रहे थे दैट यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग दैट? क्योंकि जान लेना और इम्प्लीमेंट करना स्पेशली न्यूमेरिकल्स है। में, दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। सर, सो ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी रहता है, उसको तो थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। उसके लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज हेल्प करेगा। टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा इंटेल, मतलब बहुत अच्छे से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस मिल जाएगा। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज टेस्ट में और ज्यादा मिलेगा, वो फुल लेंथ टेस्ट के कंपेयर में। तो हर एक टेस्ट जितना, मतलब डेडिकेटेडली अटेम्प्ट कर सकते हैं, सीरियसली अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो अच्छा होगा स्टूडेंट के लिए। और मतलब जो भी गलती हो रहा है इस टेस्ट के बाद, जितना भी टोटल मार्क्स है, मार्क्स पे, मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि ध्यान नहीं देना है, ये भी देखना है कि तुमने कहाँ पे गलती किया। बेसिकली कितना मार्क्स है वो भी देख लो, और कहाँ पे गलती हो रहा है वो भी देख लो। पैरेलली दोनों ही रखो कि, और तुम कहाँ पे स्टैंड करेगा बेसिकली बाकी के कंपेयर। और टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं उसके। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो, मतलब हाँ, यस। मैं पहली बार देखा है ऐसे कि ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो एक दिमाग अलग से खुल जाता है। जितना करेक्ट ज्यादा करेक्ट, फ्रिक्वेंटली जब टेस्ट देते हैं वो, और ज्यादा इम्प्रूव होता है। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट पॉइंट है। अपनी पूरी जर्नी से आई एम श्योर यू हैव लर्नड अ लॉट कि क्या चीज़ें एस्पिरेंट को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या क्या क्वालिटीज़ एक गेट एस्पिरेंट में होनी चाहिए। तो क्या ऐसे फाइनल टिप्स देना चाहोगे तुम गेट एस्पिरेंट्स को कि कीप इन माइंड दीज थिंग्स, दीज आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ गेट प्रिपरेशन? तो पहला तो सर, जो सबसे कॉमन है वो है हार्ड वर्क। वो तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट कभी नहीं रहेगा। तो जितना टाइम हम्म अवेलेबल होगा स्टूडेंट के पास, वो फुली डेडिकेट कर देना चाहिए। अगर किसी को चाहिए, मतलब अगर कोई जॉब भी कर रहा है, तो उसके बाद भी जितना भी अवेलेबल टाइम है, तो वो हम्म अगर दे देता है, तो दैट इज एन ऑनेस्ट एफर्ट। और ऑनेस्ट एफर्ट अगर किया है, हम्म तो उसके हिसाब से उसको आउटकम फाइनली मिल जाएगा। और हम्म सेकेंड साइड है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा खुद को। कि एवरीडे, अगर अगर कोई सपोज 12 आवर्स एक दिन में पढ़ लेगा, और उसके बाद 2 दिन पढ़ नहीं पाएगा, तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। वो अगर नहीं हो रहा है, तो डेली 5-5 घंटे देने से भी अच्छा होगा वो। कंसिस्टेंटली वो हम्म, जितना भी आवर्स देना है, वो कंसिस्टेंटली देना होगा। और यस। करेक्ट। और थर्ड है सर, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कोई गलती हो रहा है, घर में करने के टाइम पे भी ज्यादा कैजुअली ले लेते हैं स्टूडेंट, अच्छा ये गलती हो गया, तो उसको ऐसे नहीं देखने की आपसे ये गलती होगी, कि वही गलती अगर एग्जाम हॉल में होगा, तो वो नंबर लेके चला जाएगा, और मे बी 1/3 मार्क्स उसके साथ और लेके चला जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में जो गलती हो रहा है, घर में प्रैक्टिस करने के टाइम पे, नॉर्मली जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको, मतलब प्रैक्टिस करने के टाइम पे स्पीड आ जाता है, तो उसको वहीं पे पॉज करके एकदम 5 मिनट टाइम लेके उसको देखना है कि कहाँ पे गलती हुआ। तो हर एक स्टेप, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें बेसिकली 1 स्टेप का प्रॉब्लम होगा नहीं। 1 स्टेप का प्रॉब्लम होगा 1 मार्क क्वेश्चन में। एटलीस्ट
वो से 3 हम्म स्टेप हो ही जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हर एक हम्म स्टेप में कहाँ पे डेसिमल लेने का प्रॉब्लम हो गया है या कहाँ पे कुछ गलती हो गया जिसकी वजह से आउट ऑफ रेंज, क्योंकि अगर क्वेश्चन सही भी किया, पूरा पढ़ाई भी कर लिया, अगर आउट ऑफ रेंज चला गया तो वो सब्जेक्ट पढ़ने का या चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका मार्क्स मिल जाएगा। यस तो यही फाइनली ऐसे। और उसके साथ तो जैसे अपने पढ़ाई को मेंटेन करते जाना है और बाकी सब भी थोड़ा बहुत रिलैक्स करना, थोड़ा बहुत जितना भी टाइम मिलता है वो चलेगा, बस कंटिन्यू करना। हाँ दोस्त हाँ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके हाँ। आप बाकी रिलैक्स कर थोड़ा सकते जो हो। थोड़ा-सा अवेलेबल टाइम होगा उसमें कर सकते हैं। बट फाइनली जो लास्ट वेरी टाइम है उस पे फुली डेडिकेटेड रहे तो अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी वैलिड पॉइंट्स कहे शुभदीप ने, स्पेशली कि आपको लाइटली नहीं लेना है मिस्टेक्स हाँ, को, क्योंकि अभी आप उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई प्रेशर नहीं है, आराम से घर में बैठ के आप दे रहे हैं क्वेश्चन टेस्ट। बट अगर आप हर एक मिस्टेक से कुछ लर्न कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि आई एम इम्प्रूविंग अपॉन दिस थिंग, तो वो धीरे-धीरे जो एक-एक छोटा-छोटा इम्प्रूवमेंट है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी वीक्स एंड मंथ्स वो आपको फिर फाइनल एग्ज़ाम में दिखेगा। लेकिन अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं चलो हो गया होगा, छोड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, तो वो एक सही अप्रोच नहीं है। वो आप लूज़ कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने की अपॉर्च्युनिटी, जो फिर आपको भारी पड़ेगी एग्ज़ाम यस में। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छा लगा शुभदीप बात करके तुमसे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा तुम्हारे इंटरेक्शन से। एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन एंड आई विश यू ऑल द थैंक यू, बेस्ट। थैंक यू सर।